हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स का हमारा फर्स्ट पेपर। तो आप लोग को एक जो सेमेस्टर वाले बच्चों हैं उन लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए लाया है एमसीक्यू क्वेश्चन, और भी टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आप के हर एक पेपर के लिए दो दो एमसीक्यू क्वेश्चन जाएगा, जो 100 क्वेश्चनों का होगा, अर्थात हर पेपर के लिए 200 एमसी क्वेश्चन सफिशियंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन बेल के लिए ऑन कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस स्टैटिक्स का फर्स्ट पेपर। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये हिंदी वर्जन है, इसके बाद से हम एक इंग्लिश वर्जन भी लाएंगे जिसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, और एक बार अभी पढ़ लें और एक बार उधर एग्ज़ाम के समय पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स का हमारा फर्स्ट पेपर। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पेपर में हमारा कह रहा है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया गया। सांख्यिकी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो एक वचन और बहुवचन दोनों ही में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही है। केवल मैं सही वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट याद करिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 ऑप्शंस, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, इसलिए हमेशा सही ऑप्शन का ही चुनाव कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि सांख्यिकी से अभिप्राय है, किससे है? समंग से है, सांख्यिकी विधियां से है, दोनों। ये ऑप्शन सी इसका भी सही है। हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। तो सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? तो गॉटफ्राइड एकेनवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट है, किसने कहा था? तो ये बाउले महोदय ने कहा था कि सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सांख्यिकी तथ्य है, माने निम्न में से कौन सा जो तथ्य है वो सांख्यिकी का तथ्य है। बताइए इसमें से कौन है? राम ने अंग्रेजी में 60% अंक प्राप्त किए। क्या ये सही है? नहीं है। राम ने गणित में 80% अंक प्राप्त किए, ये भी सही नहीं है। राम ने अर्थशास्त्र में 90% अंक प्राप्त किए, ये भी सही नहीं है। तो सही क्या है? राम ने इस वर्ष अर्थशास्त्र में 90% अंक प्राप्त किए, जबकि पिछले वर्ष 80 ही अंक प्राप्त किए थे। ठीक है ना, तो इस तरह ये ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक इसी तरह है, अर्थशास्त्र संबंधित है, किससे संबंधित है? संगठित तथ्यों से, असंगठित तथ्यों के समूह से, व्यर्थ के तथ्यों के समूह से, संबंधित तथ्यों से, असंबंधित तथ्यों के संबंध में। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, 6 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है, सांख्यिकी प्रयोग करती है। देखिएगा, 2 ऑप्शन दूसरे पेज पे चला गया, 2 ऑप्शन दूसरे पेज पे चला गया। सामान्य जनता, व्यापारी, अर्थशास्त्री, ये सभी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन इसका होगा ये सभी सही होगा। ठीक ना, ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सांख्यिकी का सही प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं भाई? जो विशेषज्ञ होते हैं वही करते हैं, ऑप्शन सी सही है। फिर इसी तरह सांख्यिकी अध्ययन करता है, किस चीज़ का अध्ययन करता है भाई? सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, क्योंकि इसी के संदर्भ में बाउले ने भी परिभाषा दिया है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की और। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब फॉल्स वाला बता रहा है। अब पढ़िए इसमें, सांख्यिकी केवल गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है। बताइए, ये ऑप्शन गलत है। सांख्यिकी आर्थिक समस्या का हल करता है, ये सही है। बिना आंकड़ों के सांख्यिकी अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी नहीं है, ये भी सही है। व्यक्तिगत सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है, बिल्कुल सही है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही बोल रहा है, सही नहीं है, जबकि असत्य पूछ रहा है, ये असत्य है, ऑप्शन ए।
सांख्यिकी अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है, किसने किया कहा था? एग्जैक्ट याद रखिएगा, डॉक्टर बाउले ने बार्डिंगटन ने किया था। अगला है कि सांख्यिकी का अर्थ लिया जाता है। सांख्यिकी का परिभाषा या सांख्यिकी का किस शब्दों में व्याख्या किया गया है? तो आपसे बता दें कि सांख्यिकी एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में कहा गया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांख्यिकी शब्द, सांख्यिकी जो हमारा शब्द है, एक सेकंड थोड़ा सा और इसको इधर करना पड़ेगा। सांख्यिकी शब्द सांख्यिकी शब्द का उसकी विषय सामग्री के संपूर्ण रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया विचारक था। मतलब कहने का मतलब सांख्यिकी शब्द की विशेष सामग्री का सबसे पहले किस विचारक ने इसका प्रयोग किया था? तो आपको बता दें जो सांख्यिकी की जन्मदाता है वही किए होंगे, गॉटफ्राइड एकेनवाल। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतना ही अनिवार्य होगा जितना पढ़ने और लिखने की योग्यता। यह भविष्यवाणी किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, एक स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको बता दें H.G. वेल्स के द्वारा दिया गया था। जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जैक्ट याद करिएगा, रटने वाला उसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, तो सभी लोग जानते हैं भाई, बाउले महोदय ने कहा था। सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है, यह बताइए किसने कहा था? ये भी हमारे बाउले महोदय ने कहा था, तो ऑप्शन ये सही है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि बड़ी संख्याओं को इकाई तक ठीक से नहीं गिना जाता, उसके अनुमान लगाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो बता दें ये भी बाउले महोदय ने ही दिया था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधियां हैं। महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधियां कौन कौन सी है भाई? समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणियां, अर्थात सभी। ठीक है, ऑप्शन डी सही था इसका। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी है। भाई प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी दो ही तरीके से होती है, सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। फिर अगला क्वेश्चन है कि समंक वे तृण हैं जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है। ये कथन कौन कहा था? तो ये 20 नंबर जो क्वेश्चन का कथन है ये हमारे मार्शल महोदय ने कहा था। ठीक है ना, मार्शल महोदय ने कहा था, ऑप्शन सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, ये किसने कहा था? और उसमें नाम भी दिया है कि झूठ कौन कौन से हैं। झूठ है, सफ़ेद झूठ है और समंक है। तो ये डिजरायली जो थे इन्होंने कहा था, ऑप्शन ए सही है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे। फिर यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा कि सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। मतलब सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, ये किसने कहा था? तो जितना भी झूठ वाली बातें आएगी तो समझिएगा वो डिजरायली महोदय ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्यवहारिक सांख्यिकी का विभाग है। व्यवहारिक सांख्यिकी का कौन कौन सा विभाग है भाई? विवरणात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है, अर्थात दोनों ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है, यह कथन किसने कहा था? देखिए बहुत ही टिपिकल चीजें हैं। तो यह टिपेट महोदय ने कहा था, ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा दिया गया है 25 नंबर कि सांख्यिकी को उचित रूप में माध्ययों का विज्ञान कहा गया, यह परिभाषा किसने कहा था? ये तो स्पष्ट है, माध्ययों का विज्ञान माने गणना का विज्ञान, गणना का विज्ञान माने बाउले, डॉक्टर बाउले। अगला 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है। प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है, क्या है भाई? कला और विज्ञान दोनों है। ठीक इसी तरह सांख्यिकी शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले कब किया गया था? वही गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था 1749 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखिए आधा इधर आ गया है, सांख्यिकी को जर्मन में कहा जाता है। सांख्यिकी को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो आपसे बता दें स्टैटिस्टिक कहा जाता है।
ठीक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं एक वैज्ञानिक विधि है, ये किसने कहा था भाई? तो ये आपके क्रॉकटन एंड काउडन महोदय ने कहा था। ऑप्शन ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा है कि सांख्यिकी संबोधित करती है, सांख्यिकी किस चीज़ को संबोधित करती है? मात्रात्मक सूचना और सांख्यिकी विधियां, अर्थात ऑप्शन सी सही है। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी अध्ययन करती है, सांख्यिकी किस चीज़ का अध्ययन करती है? आप सब शुरू में ही बताए थे, समूहों में अध्ययन करती है, न कि व्यक्तिगत इकाइयों में अध्ययन करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सांख्यिकी का कार्य है, सांख्यिकी का क्या कार्य है? आंकड़ों का संग्रहण करना, परिकल्पना करना, प्रवृत्त व्यवहार को निर्दिष्ट करना, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है डी, अर्थात इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांख्यिकी का कार्य है कलेक्शन संबंधी, एनालिसिस संबंधी, इंटरप्रिटेशन संबंधी, सभी, अर्थात ऑप्शन हमारा डी सही है कि इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी विधियों के विकास में अधिक योगदान है, ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी विधियों के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? गणितज्ञों का। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से जिस पर सांख्यिकी अनुसंधान में विचार किया जाता है, बताइए नीचे जो दिया गया है इसमें से सांख्यिकी अनुसंधान में किस विषय पर विचार किया जाता? समस्या की परिभाषा, अनुसंधान के उद्देश्य, सूचना के स्रोत, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी अन्वेषण के उद्देश्यों क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं, सांख्यिकी अन्वेषण के उद्देश्य और क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, आंकड़ों के संकलन से पूर्व। फिर अगला एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, रुपया प्रति किलोग्राम है, रुपया जो प्रति किलोग्राम है वो है क्या आखिर में? आखिर 3 ऑप्शन तो इसके नीचे चले गए हैं, सरल इकाई है, मिश्रित इकाई है और विश्लेषण इकाई है। तो सही ऑप्शन इसका आपका है मिश्रित इकाई। ठीक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि विश्लेषण और निर्वचन की इकाई में शामिल होता है, विश्लेषण और निर्वचन की इकाई में क्या शामिल होता है भाई? गुणांक भी होता है, रेट भी होता है, रेशियो भी होता है, अर्थात सभी ऑप्शन डी सही है। फिर झूठ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, ये देखिए रिपीट कर दिया क्वेश्चन डिजरायली महोदय ने। सांख्यिकी विधियों के विकास में सबसे अधिक योगदान है भाई किसका है? गणितज्ञों का है। ठीक ना। हाँ, अगला ये बढ़िया क्वेश्चन है, सांख्यिकी कर सकती है, क्या कर सकती है भाई? वो कुछ भी सिद्ध कर सकती है, सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठ के संदर्भ में सांख्यिकी को कहा जाता है, काला झूठ, सफेद झूठ, इंद्रधनुषी झूठ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा भाई? सांख्यिकी संदर्भ, झूठ के संदर्भ में सांख्यिकी को इंद्रधनुषी झूठ कहा है। इंद्रधनुषी का मतलब होता है कि इंद्रधनुष 7 रंगों के होते हैं, तो झूठ भी बहुत सारे रंग के होते हैं। ठीक ना। तो इस तरह 42 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं 43 में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाँ, सांख्यिकी अनुसंधान पर निम्नलिखित में से विचार किया जाता है, सांख्यिकी अनुसंधान पर किस विषय पर विचार किया जाता है? इसमें अनुसंधान के उद्देश्य दिया है, परिभाषा दिया है, स्रोत दिया है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला है, सांख्यिकी अनुसंधानों में शुद्धता है, सांख्यिकी अनुसंधानों में किस विषय पर शुद्धता? यथोचित शुद्धता, यथोचित शुद्धता। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर, अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनाओं का संकलन कहलाता है, अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनाओं का संकलन क्या कहलाता है भाई? जो सूचनाएं संकलन की जाती है उसको इकाइयाँ अर्थात यूनिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं? आंकड़ों के संकलन से पूर्व, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी प्रश्नावली के गुण कौन कौन सा है? तो आपसे बता दें कि उचित क्रम भी होना चाहिए, उचित स्थान भी होना चाहिए, छोटे स्पष्ट प्रश्न भी होने चाहिए। तो उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही है। प्रतिचयन एक विधि है अध्ययन की, क्या है? प्रतिचयन
एक विधि है अध्ययन की, प्रतिचयन एक विधि है अध्ययन की, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रतिदर्श के बारे में, समग्र के बारे में, दोनों में से किसी के लिए नहीं, दोनों के बारे में, तो समग्र के बारे में ऑप्शन बी सही है। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है अनुसंधान की रीति है। अनुसंधान की कौन कौन सी रीति है? संगणना रीति, प्रतिदर्श रीति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन उपयुक्त दोनों। अगला है न्यायादर्श का आवश्यक तत्व नहीं है। न्यायादर्श अर्थात जो सैंपल होता है इसका आवश्यक तत्व कौन नहीं है? प्रतिनिधित्व भी है, स्वतंत्रता भी है, असमानता नहीं है, अपर्याप्तता भी है, अर्थात असमानता ऑप्शन सी सही है। अगला है न्यायादर्श का प्रतिनिधि है। न्यायादर्श का प्रतिनिधि क्या है? समग्र अर्थात यूनिवर्स। सैंपल जो होता है किसी भी चीज का लिया जा सकता है। क्या हो गया? 52 नंबर पे क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिदर्श का आवश्यक तत्व नहीं है? देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एक आधा ऑप्शन इसमें चेंज हो गया है। पहला है प्रतिनिधित्व, समानता, पर्याप्तता, आश्रितता, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आश्रितता नहीं होगी, प्रतिदर्श का तत्व नहीं। अगला है समग्र की प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन किया जाता। समग्र की प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन कैसे किया जाता? 53 नंबर क्वेश्चन है। बहुस्तरीय निदर्शन द्वारा, समूह निदर्शन द्वारा, संगणना निदर्शन द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है सी, संगणना निदर्शन द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि 54 नंबर कि एक सीमावर्ती चेक पोस्ट, एक सीमावर्ती चेक पोस्ट प्रत्येक यात्री गाड़ी को रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि यहाँ पे प्रयोग की जाएगी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, अस्तरीय प्रतिचयन, ठीक ना। अगला है गुच्छ प्रतिचयन अर्थात पूर्ण गणना विधि का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला है निदर्शन की सबसे अच्छी विधि दैव निदर्शन है। निदर्शन किस बता रहा है कि निदर्शन की माने सैंपलिंग की सबसे अच्छी विधि दैव निदर्शन है, क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है। यह कम खर्चीली है, इसमें समय कम लगता है, इसमें परिश्रम कम लगता है, इकाइयों का चुनाव पक्षपात से मुक्त होता है। तो सही ऑप्शन हमारा डी है कि इकाइयों का जो चुनाव है एक पक्षपात से मुक्त रहता है। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है अध्ययन के लिए निदर्शन विधि उपयुक्त नहीं होती है यदि, माने अध्ययन के लिए निदर्शन विधि जो होती है उपयुक्त नहीं होती है यदि। उसके पीछे रीजन दे रहा है। पहला रीजन दे रहा है समग्र का आकार बहुत छोटा हो, निष्कर्ष में उच्चतम स्तर की शुद्धता वांछनीय हो, इकाइयों में पर्याप्त भिन्नता हो और सजातीयता न हो, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसमें डी होगा, उपयुक्त सभी। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आजकल मिश्रित निदर्शन विधि बहुत लोकप्रिय है, क्यों? इसके पीछे रीजन भी दे रहा है। इसमें व्यक्तिगत प्रभाव की संभावना कम हो जाती है, गलत। इसमें सविचार और दय निदर्शन के दोनों गुण आ जाते हैं, बिल्कुल सही। अगला कि इसमें समग्र के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व होता है, गलत। उपयुक्त सभी। हाँ बताइए कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन आपका 57 का बी होगा, ठीक है। अगला है देव निदर्शन को कहा जाता है, बताइए देव निदर्शन को क्या कहा जाता है भाई? संभाविता निदर्शन अर्थात प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। 58 हो गया। 59 ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही ये भी स्टेटमेंट अच्छा। निम्नलिखित का निम्न कथन किसका है? स्तरीय दैव निदर्शन सविचार प्रतिचयन की अभिन्नति तथा दैव निदर्शन की अनिश्चितता के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट ग्रोहमैन ने दिया था, याद रखे रहिएगा। विविध गुणों वाले समग्र में प्रतिचयन छांटने के लिए निदर्शन की कौन सी रीति उचित है? विविध गुणों वाले समग्र में प्रतिचयन छांटने के लिए निदर्शन की कौन सी विधि उचित है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है? दैव प्रतिचयन, स्तरीय प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा स्तरीय प्रतिचयन, ठीक ना।
अगला है आंकड़ों के स्रोत है, ये तो आसान क्वेश्चन है। आंकड़ों के स्रोत है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहते हैं, माने जब कोई अनुसंधानकर्ता खुद डाटा एकत्र करता है तो उसको प्राथमिक समंक कहा जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अ, 63 था ना हम, हाँ 63 में कह रहा है कि प्राथमिक समंकों का संकलनकर्ता कहलाता है। प्राथमिक जो समंकों का संकलनकर्ता होता है वो अनुसंधानकर्ता और गणक दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला है कि एक अनुसंधान के मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं, मतलब वो कौन सा अनुसंधान है जिसमें जो भी डाटा एकत्र किया जाता है वो मौलिक रूप से एकत्र किया जाता है, तो आपका प्राथमिक समंक होता है। प्राथमिक समंक होता क्या है जानते हैं? प्राथमिक समंक का मतलब होता है जब अनुसंधानकर्ता फर्स्ट टाइम कोई डाटा कलेक्ट करता है तो प्राइमरी डाटा होता है, और उस डाटा के बेस पे कोई अन्य कार्य करता है तो सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक समंक होते हैं, क्या होते हैं? मौलिक होते हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए गए रहते हैं। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनसंख्या की सूचना एकत्र की जाती है, तो यह जनसंख्या की सूचना एकत्र की जाती है किस विधि से एकत्र की जाती है? तो संगणना विधि, माने गणना करके की जाती है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक इसी तरह एक है, एक अच्छी प्रश्नावली में निम्न गुण होने चाहिए, न्यूनतम प्रश्न, संक्षिप्तता, सरल स्पष्टता, ये सभी, ऑप्शन डी सही है। अगला कह रहा है हमारा कि 68 नंबर की प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि की कमियां हैं। प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत अनुसंधान की विधि की कौन कौन सी कमियां हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सीमित क्षेत्र, अपर्याप्त सूचना, पक्षपात की संभावना, ये सभी, तो सही ऑप्शन है डी, ये सभी होगा। अगला कह रहा है कि प्राथमिक समंक संग्रहित किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं? व्यक्तिगत जांच द्वारा, टेलीफोन द्वारा, प्रश्नावली को डाक भेजकर, ये सभी, इसमें भी ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की जनगणना में किस प्रकार की सूचना होती है, बताइए। तो जनसंख्या के बारे में सूचना होती है, और क्या होगा? फिर इसी तरह है कि सांख्यिकी सामग्री कितने भागों में विभक्त की जाती है? तो सांख्यिकी की जो सामग्री है वो कुल मिला के 3 भागों में बांटी गई है। ठीक है ना, विषय सामग्री स्टार्टिंग में बताए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया, यह मूल्यांकन आधारित है, किस प्रकार के मूल्यांकन आधारित है भाई? ये प्राथमिक प्राइमरी डाटा है कि सेकेंडरी डाटा है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? तो ये हमारा प्राइमरी डाटा है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर, 73 नंबर कि चरों की संख्या के आधार पर समंक होते हैं। चरों की संख्या के आधार पर समंक कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक ना, समंक कितने भाव? समंक माने डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। अगला है कि समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। समंकों की व्यवस्था के आधार पर भाई समंक कितने प्रकार के होते हैं? इसमें भी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थित समंक और अव्यवस्थित समंक और व्यवस्थित समंक, तो ऑप्शन सी सही होगा। 75 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सरकारी प्रकाशन है, 21 प्रकार के डाटा, एग्जैक्ट याद रखिएगा, द्वितीयक समंक है। ठीक है ना, अगला है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, मतलब कि जब अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी भी प्रकार का डाटा एकत्र करता है तो उसे हम प्राथमिक समंक, प्राइमरी डाटा कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधान की रीति है, संगणना, प्रतिदर्श, दोनों, तो सही ऑप्शन है दोनों, अर्थात सी। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं, माने कोई भी अनुसंधान किया जाता है उसमें मौलिक रूप से जो डाटा एकत्र किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अभी मैं बताया हूँ प्राथमिक समंक। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन वो रिपीटेड नहीं है, उसी क्वेश्चन को देखे होंगे कि यह थोड़ा थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। ठीक ना, इसलिए ये मत सोचिएगा कि उसको रिपीट किया गया है, वो रिपीट नहीं है। बार बार एग्जामों में एक ही क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरह का उसमें मोमेंट ले आके क्वेश्चन पूछा जाता है। 79 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वीडियो तो बड़ा हो नहीं रहा है, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक ना, अधिक से अधिक ही एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपके काम में आएगा। और एक बार और भी कहना चाह रहे हैं कि वीडियो को थोड़ा बाबू अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा,
ताकि सभी पढ़ें, अच्छे नंबर से पास हों। आप भी पढ़िए और एक बार अभी पढ़िए, एक बार एग्ज़ाम के समय में पढ़िए, ठीक ना। हाँ, तो आइए पॉइंट पे चलते हैं। 79 में कह रहा है कि प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन सॉरी, प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। क्वेश्चन वही है, क्योंकि एक बार एक जगह मैंने पीछे क्वेश्चन आया था सरकारी प्रकाशन होते हैं तो द्वितीयक समंक होते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन है। प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं, माने कोई भी डाटा जो ओपन किया जाता है, प्रकाशित कराया जाता है, छपवाया जाता है, तो हमेशा वो सेकेंडरी डाटा होता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, मैगजीन हो गया, बुक्स हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अध्ययन किया जाने वाला समग्र अनंत हो, इन्फिनेटिव हो, तो हमें प्रयोग करना चाहिए। तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? प्रतिदर्श रीति का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, नीचे वाला दोनों ऑप्शन गलत है। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधान द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? जो हमारा अनुसंधान करता होता है, जो रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसके द्वारा स्वयं कलेक्ट किए गए आंकड़ों को, देखिए क्वेश्चन ये 2-3 बार आ चुका है, ये समझिए चौथा बार आ रहा कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। मतलब जब कोई इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा एकत्र करता है तो उसे क्या कहा जाता? तो उसे प्राथमिक डाटा। अब इस पे पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि मौलिक डाटा किसे होता है, तो प्राथमिक समूह को भी कहा जाता है। जब पहली बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तो कौन सा डाटा होता है, तो प्राथमिक समूह होता है। अनुसंधानकर्ता खुद डाटा एकत्र करता है तो क्या होता है, तो प्राथमिक डाटा होता है। तो इस टाइप के माने वही क्वेश्चन बार बार थोड़ा थोड़ा घुमा कर पूछेगा। 82 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों के स्रोत होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक समंकों के संकलन की रीतियाँ, मतलब जो हमारा प्राइमरी डाटा है उसको कलेक्ट करने की कौन कौन सी रीतियाँ हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी, उपयुक्त सभी। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन डी सही है। तो ये भी क्वेश्चन पीछे आया था, लेकिन इसमें ऑप्शन एक आध को चेंज किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत है। द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत का मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ भी कहीं प्रकाशन कराया जाएगा तो समझिए द्वितीय, तो इसमें सरकारी प्रकाशन, गैर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, वो किसी भी प्रकार का प्रकाशन हो, सब द्वितीयक समंक। ऑप्शन डी सही। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला में कह रहा है कि विवरण धनात्मक होता है। कह रहा है कि विवरण धनात्मक होता है जहां A= वास्तविक मूल्य और E= एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब वास्तविक एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू। तो इस पे कौन सा फार्मूला सटीक हमारा है? तो ऑप्शन ए वाला फार्मूला सटीक। ठीक इसी पर एक और सूत्र है, सापेक्ष विवरण की माप का सूत्र है। सापेक्ष विवरण की माप का जो सूत्र होता है A - E/E, ठीक ना, तो याद रखे रहिएगा। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन का आ रहा है कि किसी पद में वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का अंतर कहलाता है। अब देखिएगा, वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के जो अंतर होता है उसी को विभ्रम कहा जाता है, और वही विभ्रम का नाम हमारा सांख्यिकी विवरण है। ऑप्शन बी। 87 हो गया। 88 में आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि बड़ी बड़ी जटिल संख्याओं के स्थान पर, बड़ी बड़ी जटिल संख्याओं के स्थान पर निकटवर्ती पूर्णांक संख्याएं लिखकर उन्हें संक्षिप्त एवं सरल बनाना कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब बड़ी बड़ी डाटा को संख्याओं के स्थान पर निकटवर्ती माने उसके आसपास की पूर्णांक संख्याएं लिखकर उन्हें शॉर्टकट बनाया जाता है, सिंपल बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे उपसाद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के अंतर से क्या ज्ञात किया जाता है भाई? इससे तो हम निरपेक्ष और सापेक्ष विभ्रम माने सांख्यिकी विभ्रम ज्ञात करते हैं। देखिए ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन था सांख्यिकी विभ्रम। अब सांख्यिकी विभ्रम के दो पार्ट हैं, एक निरपेक्ष विभ्रम और एक सापेक्ष विभ्रम। तो यहाँ पे वैसे भी आ सकता है कि वास्तविक मूल्य अनुमानित मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है, तो सांख्यिकी विभ्रम है, तो वो ऑप्शन सही होगा। यदि वो नहीं है तो यहाँ पे निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों विभ्रम सही होंगे।
तो ऑप्शन सी सही है। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक समंकों का संपादन किया जाता है। जो प्राइमरी डाटा है उसका कैसे संपादन किया जाता है? तो प्राइमरी डाटा का संपादन संगति के रूप में, एकरूपता के रूप में, पूर्णता के रूप में, मैंने सबके द्वारा किया जाता है। अगला है प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अशुद्धियां या त्रुटियों का कारण है। जो प्राइमरी डाटा का हम कलेक्ट करते हैं उसमें जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती है, उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे मुख्य रीजन ये है कि सूचकों की लापरवाही होती है, प्रगणकों की असावधानी होती है, प्रगणकों का पक्षपात होता है, उपयुक्त सभी होता है। 92 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है एकत्रित समंकों का संपादन किया जाता है। तो जो भी हम डाटा एकत्र करते हैं उसका एडिटिंग हम संपादन वगैरह कैसे करते हैं? नियमितता के लिए, पूर्णता के लिए, शुद्धता के लिए, अर्थात सभी के लिए। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर के उपसाधन की प्रचलित विधि। उपसाधन की भाई प्रचलित विधि क्या है? प्रचलित विधि ये है उपसाधन की कि निकटतम पूर्णांक तक उपसाधन उनका होता है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 94 नंबर। इसमें कह रहा है कि कौन सी उपसाधन की विधि नहीं है? तो आपसे मैं बता दूं, निकटतम पूर्णांक तक, अंतिम संख्या जोड़कर, अंतिम संख्या छोड़कर, और देखिए क्या क्या ऑप्शन है भाई, एक कहाँ गया, हाँ एक ये भी है दिया हुआ। ये दे रहा है कि एक संख्या छोड़कर और एक संख्या जोड़कर, यही ऑप्शन सही है, ठीक ना, डी ऑप्शन। एक न्यूमेरिकल है जो पीछे क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। दिया गया है यदि निरपेक्ष विभ्रम प्लस 20 हो और सापेक्ष विभ्रम प्लस 0.02 हो तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो उस फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, कोई आंसर सही नहीं होगा। ठीक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्रतिशत विभ्रम -2 और अनुमानित विभ्रम 500 हो तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन आपका 490 आएगा। ये भी पीछे वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन एक कथन है कि यह कथन किसका है? पूर्ण रूप से शुद्ध माप भौतिक या आर्थिक अस्तित्व में नहीं है, उसी प्रकार जैसे पूर्णतया सीधी रेखा या पूर्ण द्रव्य नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो भाई ये स्टेटमेंट तो बाउले के छोड़कर तो कोई कह ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक इसी तरह एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्श के लिए आवश्यक नहीं है? प्रतिदर्श अर्थात सैंपलिंग के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो अप्रतिनिधित्व, पर्याप्तता, निर्भरता, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है बताइए भाई? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्शक के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? अप्रतिनिधित्व, पर्याप्तता, निर्भरता। तो इसमें ऑप्शन ई होगा, अप्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। 99 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है न्यायदर्श के आकार के बढ़ने पर सामान्यतः न्यायदर्श त्रुटि है। न्यायदर्श के आकार के बढ़ने पर सामान्यतः न्यायदर्श त्रुटि है। ये जो त्रुटि है घटती है कि बढ़ती है? तो घटती है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अच्छा न्यायदर्श हमेशा आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? वो दैव निदर्शन पर आधारित होता है। किस पर? दैव निदर्शन पे। तो इस तरह इस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हमारे फर्स्ट पेपर में यूनिट 1 से ये 100 क्वेश्चन टोटल लिए गए हैं। ये टोटल 100 क्वेश्चन यूनिट 1 के हैं और इसी तरह 100 क्वेश्चन आपके यूनिट 2 से आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बार बार पढ़िएगा। बार बार एक दो बार आप पढ़िएगा और उसके बाद से लास्ट में एक एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। समझिए कि MCQ तो इसी में से आना ही आना है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास हों और आप भी अच्छे नंबर से पास हो। एक चीज़ और, इसी तरह सारे सब्जेक्टों का भी लेक्चर जाएगा, सारे सब्जेक्टों का, और अधिक से अधिक MCQ क्वेश्चन भेजने का प्रयास करेंगे, ठीक ना।
आप लोग कंटिन्यू इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।